हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज हम यूपी स्पेशल का, यह मेरा तीसरा है जहां पर हम यूपी स्पेशल को विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो आपको ये सभी क्लासों को ध्यान पूर्वक देखना है और अच्छे से पढ़ना है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे आपको जो है वन लाइनर के तरीके से अपना एक नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आप बाद में जब चीज़ों को रिवीजन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप जो है निरंतर मेरे साथ जुड़कर और मेरे साथ यूपी स्पेशल को पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से जो यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स में जो यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे और आपको तनिक भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो चलिए हम जो है क्लास का प्रारंभ करते हैं और यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि राज्य का विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे मतलब है कि यूपी का, तो यूपी का आपको बताना है कि राज्य का विभाजन कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को, यानी प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड बनाया गया था। यानी राज्य जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था वो पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में 9 नवंबर और 2000 को विभाजन कर यूपी के 13 जिलों को लेकर उत्तराखंड जो है, जो कि पहले इसका नाम उत्तरांचल पड़ा था और अभी वर्तमान में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काट कर बनाया गया था, तो आपको बताना है कि 13 जिलों को। अब हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो कि एनसीआर होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं, जिनका नाम इस प्रकार है कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है और इस 8 जिलों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप लिख सकते हैं एम, क्या लिख सकते हैं एम से तात्पर्य है, एक एम का मतलब है मेरठ, दूसरे एम का मतलब है मुजफ्फरनगर। दूसरा आप लिख सकते हैं बीबी, ठीक है, इसे बीबी। एक बी का मतलब है बागपत और दूसरे बी का मतलब है बुलंदशहर। और तीसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी। तो एक जी का आप मतलब निकाल लीजिए गाजियाबाद, दूसरे का गौतम बुद्ध नगर। अब आपका यहाँ पे बच जाता है मात्र हापुड़। तो हापुड़ को आप आसानी से ऐसे ही याद कर लीजिए, मतलब आप दो दो का पेयर बना के याद कर सकते हैं। एम बी जी। एम का मतलब हो गया मेरठ, मुजफ्फरनगर, बीबी का हो गया बागपत, बुलंदशहर, जीजी का हो गया जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, और एक आपका बचता है हापुड़। तो उसे आपको आसानी से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से सीएम थे जो बाद में आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने। तो अभी तक ऐसे 2 सीएम हुए। पहले जन का नाम है चौधरी चरण सिंह और दूसरे जिनका नाम है यहाँ पे विश्व प्रताप सिंह। आपको याद रखना है कि अभी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी मिला है, 2025 जो है 24 में इन्हें दिया गया है। तो आपको इसे ध्यानपूर्वक याद रखना है। मतलब 2 सीएम हुए, एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे जो थे उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, मतलब ऐसे कौन से मतलब व्यक्ति हैं जो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष थे और आगे चलकर वह उत्तर प्रदेश के सीएम भी बने। तो वो 2 जन हैं ऐसे। पहले जन का नाम है श्री बनारसी दास और दूसरे जन का नाम है श्रीपति मिश्र। तो आपको याद रखना है कि ऐसे सीएम जो प्रधानमंत्री बने, तो एक चौधरी चरण सिंह, दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम भी बने, तो श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन हैं। तो इनका नाम कौन थे, तो इनका नाम था श्री होरमस जी मोदी। यानी यूपी के प्रथम राज्यपाल जी का नाम था श्री होरमस जी मोदी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो उनका नाम था विश्वंभर दयाल, ठीक है।
कौन थे? विश्वंभर दयाल। उत्तर प्रदेश से भारत के सर्वाधिक प्रधानमंत्री हुए, मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि हमारे भारत में सबसे अधिक प्रधानमंत्री किस राज्य से आए, तो यह जो हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिसमें पहले यहाँ पे हम नाम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर। आपको इन सभी का नाम जो है अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो श्री सतीश महाना, जो कि अभी यही है 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष। अब देखेंगे 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 33 महिला सदस्य है। तो कितनी महिला सदस्य हैं दोस्तों? 33 महिला सदस्य हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि 18वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन है, तो श्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी से आते हैं ये। तो जो विधानसभा है उसमें विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में, तो वह है श्री अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो यह 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक लगा था। यानी पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 25 फरवरी 1968 को, जो कि 26 फरवरी 1969 तक चला था। और सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाने वाला राज्य कौन है, तो वह उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ पे अभी तक टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार दोस्तों? तो 10 बार लग चुका है अपने उत्तर प्रदेश में। और राज्य विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनात्मक है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यूपी में विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। तो जैसे ऐसे अपने भारत में टोटल 6 ही राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, और बाकी के जो राज्य है वहाँ पर केवल विधानसभा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल कैसा है, तो आपको बताना है कि द्विसदनात्मक है। यहाँ पे राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80 है। और आपको याद रखना है ये दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीट जो है वो कहाँ पे है, तो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। लोकसभा याद रखना है दोस्तों कितनी है, 80 है। और राज्यसभा आपको याद रखना है दोस्तों कितना है, 31 है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है 100 है। ठीक है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इसमें जो है श्री आत्माराम गोविंद खेर और एक थे जो है केसरी नाथ त्रिपाठी, जो कि यह 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो एक श्री आत्माराम गोविंद खेर और दूसरे हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, जो कि 3 बार रह चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो विधानसभा में आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, तो आपको बताना है 403। ठीक है। इसमें 404 तो 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं। 104वां संविधान संशोधन के उपरांत, मतलब जो 1 मनोनीत होते थे वो अब नहीं होते हैं। अब टोटल जो है वो समाप्त कर दिया गया था 104 संविधान संशोधन से। तो अब जो है विधानसभा सीटों की संख्या, सबकी सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 403 है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 है। और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो यह जुलाई 1937 में किया गया था। यानी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन है दोस्तों, तो यह प्रयागराज है। आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। और इसी प्रकार सर्वाधिक विधानसभा सीट भी प्रयागराज में है, जो कि टोटल 12 सीट है। कितना सीट है दोस्तों? 12 सीट। और सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ऐसे जो है 2 सीट हैं। ऐसे 3 जिले हैं। पहला श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। तो दोस्तों श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में केवल 2 सीटें
है, आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक सीट कहाँ पे? प्रयागराज में, जहाँ पे 12 सीट है। और न्यूनतम सीट वाले जिले कौन है? श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जहाँ पे 2-2 सीट है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो यह बरेली में स्थित है मित्रों, आपको याद रखना है। प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ है? तो बरेली में है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन टोटल कितनी बार लगा है? 10 बार लगा है। सभी राज्यों में सर्वाधिक बार यहीं पे लगा है। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह चौधरी नारायण सिंह थे। और राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पूरे अपने भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी, जो कि पहली बार अपने उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली सीएम या अपने उत्तर प्रदेश की पहली सीएम, तो आपको जवाब देना है सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ेंगे कि राज्य एवं देश में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। या तो आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए या फिर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए, तो भी आपका जवाब एक ही होगा मित्रों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में अपने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। यहाँ पे देखेंगे भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्रेटर नोएडा में। और स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। और स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो यह श्री चंद्र भाल थे। आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि विधान परिषद सभापति पूछा जाए तो श्री चंद्रभाल हो जाएंगे। और राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। कौन थे दोस्तों? न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। आपको इसे अच्छे से याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं। तो आप जो है देखिए, अब इस यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखने वाले हैं। और कल की वीडियो में हमने इसे अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो आज हम इसे केवल रिवीजन करेंगे थोड़ा जल्दी से। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। कितना है दोस्तों? तो आपको याद रखना है 7.33%। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अक्षांश जो है, तो जो हम आपको बताए थे कि ग्लोब में ऐसे मतलब कि दो रेखाएं बनी होती हैं, जिसमें जो यह क्षैतिज रेखाएं होती हैं इसे हम अक्षांश कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर होती है यानी खड़ी रेखा होती है इसे देशांतर कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे कहीं ऐसे स्थित है। तो इसमें जो अक्षांशीय स्थिति में दक्षिण की ओर कितने से शुरुआत है? तो यहाँ पे 23°52 जो है यह मतलब दक्षिणी अक्षांश है। और यहाँ पे 30°28 तक कहाँ पे गया है? उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर की बात की जाए तो 77°3 जो है यहाँ पे पश्चिम में है। और यहाँ पे 84 से लेकर 39 तक पूर्वी में गवा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 84 तक। तो आपको इसे याद रखना है कि 23°52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30°28 उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पे 77°3 पूर्वी देशांतर से 84°39 जो है यह पूर्वी देशांतर। अब हम देखेंगे कि राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो हमने पढ़ा था 650 किलोमीटर है। और राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। ये हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब देखेंगे कि प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो यह जो है 8 है, मतलब 8 राज्य है और एक संघ राज्य क्षेत्र जो कि यूटी है, जिसका नाम है दिल्ली।
और एक आपने पढ़ा था कि नेपाल जो कि एक देश है जो हमारे उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करता है। अब देखेंगे कि सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 4 है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। और इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ और झारखंड है यह केवल सोनभद्र के साथ अपना सीमा स्पर्श करता है, बाकी जो बिहार है यह 7 राज्यों के 7 जिलों के साथ, और जो मध्य प्रदेश है यह 11 जिलों के साथ अपना सीमा लगाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य हमने आपको अभी बताया मध्य प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, जो कि सोनभद्र सहारनपुर जिले से अपना सीमा स्पर्श करता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश जो है इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, सहारनपुर को माना जाता है, तो सिर्फ सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश अपना सीमा साझा करता है। अब देखेंगे कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। और प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है दोस्तों, शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है मित्रों। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है, हमने पढ़ लिया था, जो कि 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है दोस्तों, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपने पढ़ा था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं जो कि सहारनपुर से अपना सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितनी है, तो यह टोटल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। और प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे ही देख लीजिए, हम इन सभी टॉपिक को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे, जहाँ पे कृषि, जलवायु आदि नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सभी चीज़ें हम आपको विस्तार से अपने जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, यह कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से बहती हैं। यहाँ पे प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो शारदा नहर है। आपको इसे याद रखना है क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो यह ललितपुर है। हमने आपको बताया था कि ललितपुर ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है। अब हम मित्रों थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम जो है और अपने प्रश्नों को देखने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा था कि एक मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि अपने उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों के साथ जो है सीमा साझा करता है, जिसमें आप देखेंगे टोटल 11 जिलों के साथ लगता है। इसमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर और सोनभद्र स्थित है। यहाँ पे हमारा दूसरा है बिहार। बिहार 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज स्थित है। हमारा तीसरा राज्य उत्तराखंड, जो कि 7 जिलों से सीमा स्पर्श करता है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत स्थित है। चौथा राज्य हरियाणा, जो कि 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। हमारा दिल्ली जो है यह 3 जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान केवल 2 जिलों के साथ, आगरा और मथुरा। छत्तीसगढ़ और झारखंड केवल 1 जिलों के साथ, जो कि सोनभद्र, और सोनभद्र से। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश केवल सहारनपुर से सीमा साझा करता है। यहाँ पे आप नेपाल को देखेंगे जो कि 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है मित्रों, तो आप देख सकते हैं 7 वह कौन कौन से जिले हैं, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो इतने जो है जिलों के साथ ये राज्य जो है ये सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे मित्रों हम एक पॉइंट को और देखने वाले हैं और इसके बाद इस वीडियो की समाप्त को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो यह जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे जिला मुख्यालय जो है और जिनके मुख्यालय के अन्य क्षेत्र में है,
यानी उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप पहला देखेंगे अमेठी। तो अमेठी को मित्रों यहाँ पे अमेठी को हम गौरीगंज के नाम से भी जानते हैं, यानी जो जिले का नाम है अमेठी, इसका मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर में है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है। कुशीनगर का पडरौना में है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है दोस्तों। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे थोड़ा सा 2-3 मुख्यालय और हैं। यहाँ पे आप देखिए सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है, और सोनभद्र का राबर्टगंज में है, और जालौन का उरई में है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में है, और संभल का है पवासा में। तो मित्रों ये मुख्यालय हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे कि आप कहेंगे सिद्ध, यानी हम 9 देवियों को जो है वो सिद्धि माता होती हैं, तुम्हारी 9 देवियां हैं जो कि सिद्धि माता हैं। तो सिद्ध से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि यहाँ से 9 देवी ले लीजिए 9, और यहाँ पे सिद्ध से जो है सिद्धार्थ नगर हो जाएगा। अब सोनभद्र तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जो सोना होता है उसे हम क्या करते हैं, सोना जो होता है उसके पैकेट को हम रबड़ से बांध के रखते हैं। क्या करते हैं, सोने के पैकेट को हम रबड़ से अच्छे से बांधेंगे तो सोना से सोन से हो जाएगा रबड़, रबड़ से राबर्ट गंज हो जाएगा। जालौन से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका हाथ जल गया तो जल से फिर आपने कहा ऊ माँ, तो ऊ से हो क्या हो गया उरई, ऊ से उरई, ज से जल गया। और फर्रुखाबाद तो यहाँ पे फ है, यहाँ पे फ है, तो फ से फतेहगढ़ आप याद कर सकते हैं। और संभल का मतलब है कि आप पानी पी रहे हैं और कोई आपसे बोल रहा है कि संभल के पीजिएगा, तो यहाँ पे आप प से पीना से आप याद रख सकते हैं मित्रों पवासा, और संभल से आप रख सकते हैं संभल, तो संभल के पीजिए, पीजिए से पानी हो गया। फर्रुखाबाद फ से फतेहगढ़ हो गया। ज से उई माँ, तो जल से उई माँ से उरई हो गया। सोना को आपके पैकेट को आप रबड़ से कस के बांधेंगे तो राबर्टगंज, और सिद्ध करेंगे 9 देवियां जो है वो सिद्धि माता हैं तो सिद्धार्थ नगर। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आप इसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे अम्बे गौरी आप कहते हैं ना, अम्बे गौरी, तो अम्बे से गौरी, गौरीगंज। संत, संत जो होते हैं वो बहुत खलनायक, मान लीजिए कोई संत है जैसे कि कोई अच्छे संत नहीं है तो वह खलनायक से खलीलाबाद हो गया। गौतम बुद्ध नगर को आप नोएडा याद कर सकते हैं आसानी से। और कौशाम्बी जो है मंझनपुर। अम्बेडकर नगर जो है अकबरपुर, तो अम्बेडकर यहाँ पे थोड़ा अकबरपुर और अकबरपुर माती में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मित्रों यहाँ पे अम्बेडकर नगर एक ही शब्द में आ जाता है। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि अकबरपुर होगा, और यहाँ पे अकबरपुर कानपुर देहात 2 अलग अलग शब्दों में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकबरपुर फिर माती, यह भी 2 अलग है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और कुशीनगर का हो जाएगा पडरौना। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्लास आप सभी को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। तब फिर हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।